तो इन सब बातों को हमें समझना होगा, एक बार इन पे हमें अपना मंथन करना होगा, गहराई से विचार करना होगा और बुद्धिजीवी वर्ग को समझाना होगा और हमें भी और आपको भी सबको समझना होगा कि अधिकारों की रक्षा करना या मांग करना गलत नहीं है, लेकिन कर्तव्यों का पालन करना भी आना चाहिए। और साथ ही साथ यदि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सब तरह की विभिन्न रंग, अलग अलग रंग हैं, तो सब मिलकर तभी रह सकते हैं जब एक दूसरे के प्रति सभी सम्मान का भाव रखें, ज़बरदस्ती किसी विचारधारा को थोपने की कोशिश ना करें। ऐसा अब नहीं होगा, चाहे जो कुछ हो जाए। मैं अजीत हरसाना आज फिर से आपका अपने मीडिया वॉइस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। आज फिर से मैं आपसे चर्चा के लिए जुड़ा हूं एक ऐसे विषय पर जो हम अगर इस तरह की घटनाओं को नज़रअंदाज करते रहे तो आने वाला समय हमारे और आपके लिए बहुत ही दुविधापूर्ण, चुनौतीपूर्ण और दुखद होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक सामान्य घटना नहीं है। मारपीट हो जाना, कई बार हम देखते हैं कि मामूली बातों पे मारपीट हो जाती है, लेकिन उनके आधार कई बार होते हैं कि किसी से गलती हुई और गुस्से में दूसरे पक्ष ने कोई वारदात कर दी और उससे मारपीट की घटना हो गई। लेकिन यदि घटना एक सभ्य समाज में उन लोगों के द्वारा की जाए जिनसे हम उम्मीद करते हैं शांति की, और यदि जो अपने आप को शांति दूत भी कहते हैं और जो कहते हैं कि भाई उनके साथ अत्याचार हो रहा है, डर के माहौल में वो लोग जी रहे हैं, और अगर उनके द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाए तो आप उसको क्या कहेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कल की घटी घटना की। 21 तारीख को जो रेल के अंदर यात्रा करने वाले भारतीय जवान के साथ मारपीट की गई। जी हाँ, मारपीट की गई। और मारपीट किस बात पर की गई ये भी मैं आपको विस्तार से बता दूंगा। खैर, हो सकता है आपको अभी तक इसकी जानकारी मिल चुकी होगी, लेकिन मैं आपको अपने अंदाज में बताऊंगा, इसलिए कि यहाँ केवल मैं अपना पक्ष नहीं रख रहा, केवल मैं अपनी बात नहीं रख रहा, केवल जो मेरे दिमाग में मैं वो नहीं रख रहा, बल्कि मैं वो रख रहा हूँ उन बातों को जो फेसबुक पर और लोगों ने अपने विचार रखे हैं और इस विषय में उनकी क्या राय है। यह राय समाज की राय होती है और समाज में बैठे हुए उन लोगों की राय होती है जो आज इस विषय पर क्या सोचते हैं, उनका क्या कहना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोगों को बोलने की पूरी तरह से छूट मिल गई है। यदि वो सही बात कहें तो उस बात का असर दूर तक जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ भी गलत सलत कुछ भी कहें उसके लिए छूट है, जी नहीं। संविधान के तहत, अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत हमारी भी अपनी नैतिक जिम्मेदारियां हैं। हम भी ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे समाज में विद्वेष फैले, लेकिन यदि कोई समाज में घटना घटती है तो उसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता और उस पर चर्चा होनी भी चाहिए। मैं ये समझता हूँ। आप क्या समझते हैं ये आप जानें, और साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि मेरे इस कार्यक्रम में आपको कोई कमी नज़र आती है तो मुझे आप ज़रूर बताएं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो मैं अब आता हूँ अपनी बात पर। बात है 21 तारीख नवंबर की, जहां पर सेना के एक जवान को स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में पेंट्री कार के कर्मचारियों ने चलती ट्रेन में बेरहमी से पीटा। ये लिखा हुआ है शुभम हिंदू लोनी गाजियाबाद से, जिन्होंने अपनी फेसबुक वाल पर इसको लिखा है और कुछ फोटोज़ भी उन्होंने शेयर किए हैं और वीडियो भी शेयर की है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप भी उन्हें देख सकते हैं। भाई, ये जो किस्सा है ये ट्रेन नंबर 12804 विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के अंदर S4 के डब्बे के अंदर ये किस्सा हुआ है। किस्सा इस प्रकार है, इस डब्बे के अंदर S4 के अंदर दोनों साइड में तकरीबन 5-6 मुस्लिम भाई है। वो दोनों साइड में सवेरे 5:15 बजे, दोपहर को 1:30 बजे और शाम को
5:15 बजे ये रास्ते में बिल्कुल रास्ता रोक के और नमाज पढ़ रहे। और जब मेरे को पेशाब आया, दोपहर को भी आया था, मैं उस समय रोक दिया। फिर भी मेरे को आया था, मैं जो जाने दो बोला। अभी मेरे को जब पेशाब आ गया, इन्होंने बोला नहीं जाना, इधर से हमारा नमाज चल रहा है, जाना नहीं। तब मैं बोला भाई मैं जाऊंगा, छोड़ा नहीं मेरे को। तब मैंने क्या किया, उनका नमाज जैसा हो गया, मैं उधर ही बैठ गया और मैं अपना भगवान का नाम लेते रह गया। कोई भी बंदा आ जाओ वही बोला, इनका नमाज जब चलता है तुम लोगों को रोकने का हिम्मत तो नहीं होता है। और मैं इधर मेरा भी अपना नमाज शुरू कर रहा हूँ। मेरा वो मैं शुरू कर दिया। मैं तकरीबन 2-3 मिनट किया। उसके बीच में जो पेंट्री कार के जो 3-4 लोग हैं, उन्होंने आके मेरा इस प्रकार हालत बना दिया और ये मेरे को मार दिया है। और उस समय ये मुस्लिम लोग कुछ भी बात नहीं कर रहे और उन्होंने उल्टा मेरे को बोल रहे रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। मैं बोला क्यों भाई रास्ता छोड़ना? ये इनका चेहरा मैं दिखाता हूँ। ये लोग है, ये कहा आंध्रा या केरला क्या है पता नहीं। ये सवेरे से लेके 3 बार इनका हो गया। और इस प्रकार ये ट्रेन के अंदर लोग है, ये ट्रेन के अंदर लोग है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। और मेरे को आके पीट के जाने के बाद इधर आ गया जो इसका जो सिक्योरिटी गार्ड का जो ऑफिसर रहता है, कौन रहता है वो पता नहीं, वो आके ये आके फिर मेरे को समझा कि फिर बोला आगे जाके ट्रेन रोकेंगे। इस प्रकार ये कार्रवाई चल रहा है हमारे ऑल इंडिया के हर एक ट्रेन में चल रहा है। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि साले को बात करता हूँ, क्या ये तालिबान चल रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस प्रकार ये बात हो रहा है। हमने कैसा उतरना और कैसा जाना, हमारे बच्चों को पेशाब आ गया, ट्रेन से उतरना है, किसी को कोई इधर ये नहीं। मार दो मेरे को। तो आगे उन्होंने कहा है, लिखते हैं कि पेंट्री कार के कर्मचारियों ने चलती ट्रेन में बेरहमी से पीटा। दिल्ली से विशाखापट्टनम 12804 स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से यात्रा कर रहा था सैनिक। आपको ट्रेन का नंबर बता दिया, सारी डिटेल बता दी और आगे क्या घटना घटती है पूरी विस्तार से हम आपको बताते हैं। बैतूल हजरत निजामुद्दीन से चलने वाली 12804 स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के शयनयान 4 कोच से विशाखापट्टनम जा रहे नेवल डॉकयार्ड की DSC प्लाटून में पदस्थ यानी कि जो इस समय कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, सेना के जवान विलास नायक को सफर के दौरान पेंट्री कार के मैनेजर और उनके साथियों ने बेरहमी से पीटा। पहली बात तो ये कि रेलवे कर्मचारियों को किसने अधिकार दिया किसी यात्री पर हाथ उठाने का, और जबकि वो एक जवान है, देश की सेना का अंग है, देश की सेना में काम कर रहा है, वही जवान जिनके कारण आज आप और हम आसानी से चैन की सांस लेकर आज़ादी का आनंद ले रहे हैं अपने अपने घरों में बैठे। उसी जवान को यदि सरकारी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, जो लोगों की सेवा के लिए लगाए गए हैं, वो उसके साथ मारपीट करें तो कारण क्या है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। वारदात उस समय हुई जब ट्रेन के डिब्बे में कुछ मुसलमान यात्री नमाज पढ़ने के लिए रास्ता घेरे हुए थे। अब आप ध्यान से सुनिएगा, सार्वजनिक स्थलों पर कहीं पर भी नमाज पढ़ने की कहीं कोई छूट नहीं है। और इस बात को लेकर कई बार आप देखते हैं खबरें आती हैं कि फलां जगह कार्रवाई हुई, उन लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ नामजद हुई केस और उन पर जांच चल रही है। लेकिन यहाँ तक तो बात ठीक थी कि नमाज पढ़ने के लिए रास्ता घेरे हुए थे, लेकिन कारण क्या हुआ, जब सैनिक ने बाथरूम जाने के लिए उनसे रास्ता मांगा तो नमाजियों ने रास्ता नहीं दिया। जब उन्होंने रास्ता नहीं दिया, एक व्यक्ति रेलवे में यदि बाथरूम जाना चाहे और आप उसे रोक दें तो क्या आप महसूस करेंगे? उसका कसूर ये था कि जाम हो, नमाजी अपना नमाज अदा कर रहे थे, वहीं उन्होंने भी बैठ करके फिर
ओम का उच्चारण शुरू कर दिया। ओम का उच्चारण शुरू कर दिया। इतने में पीछे से चाय बेचते हुए पेंट्री कार का कर्मचारी आया और सैनिक को साइड करने के लिए कहा। हालांकि देखिए, सैनिक को तो साइड करने के लिए बोला, लेकिन आगे उसकी हिम्मत नहीं थी बोलने की। और इसी बात पर पेंट्री कर्मचारी सैनिक के साथ उलझ गया और इस बात को लेकर कहासुनी हुई। पेंट्री कार के कर्मचारी ने मैनेजर को बुलाया, साथियों के साथ सैनिक को वहीं उसी जगह पर पीटना शुरू कर दिया। मामला इतना बड़ा कि सैनिक लहूलुहान हो गया। बैतूल के रेलवे स्टेशन पर उतारना पड़ा। पूछताछ करके सैनिक को जिला अस्पताल इलाज के लिए भर्ती किया गया। मैं आपके साथ फ़ोटो भी शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हैं क्या हालत है उसकी, और वो वीडियो भी जिसमें उसने अपना बताया है सारा कि उसके साथ घटना किस प्रकार घटी। मामले की जानकारी जैसे ही पूर्व सैनिक संगठन को मिली, पूर्व सैनिक संघ के उपाध्यक्ष केवल राम यादव, मीडिया प्रभारी विजय नरवरे, सदस्य संदीप धोटे ने जिला अस्पताल पहुंचकर सैनिक की खबर ली और रेलवे स्टेशन के उनकी पत्नी एवं बच्चे को सैनिक कल्याण ऑफिस के गेस्ट हाउस में शिफ्ट करवाया। यानी वो अपने परिवार के साथ थे, और एक परिवार में सैनिक पिता को अगर उसके बच्चे आम जनता के द्वारा पिटता हुआ देखें तो उनके मन पर क्या बीतेगी, कल को उनके जो है भावनाओं को कितनी ठेस पहुंचेगी और क्या उनके विचार हो सकते हैं, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। बैतूल सैनिक संगठन ने रेलवे पुलिस को कहकर कार्रवाई करते हुए अगले स्टेशन आमला में गाड़ी रुकवाई और सभी पेंट्री कार वालों को जेल में बंद करवा दिया। अब यहाँ तो जो है ये कार्रवाई यहाँ तक हो गई। ये जानकारी दी है शुभम हिंदू लोनी गाजियाबाद से। इसके बाद अगली फेसबुक वॉल पर मैं आता हूं, आपके साथ साझा करता हूं पीयूष गुप्ता जी के विचार। लेकिन स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद में रिटायर्ड जवान आर्मी की पिटाई का मामला सामने आया। ट्रेन के गलियारे में नमाज पढ़ रहे लोगों ने रास्ता मांगते हुए ऐसा करने से रोका। नमाजियों ने बात नहीं मानी, वह बैठकर मंत्रोच्चारण करने लगा। फिर उसके बाद जब उन्हें बाथरूम नहीं जाने दिया तो वहाँ पर पेंट्री कार और के कर्मचारी और उन्होंने मैनेजर ने सबने मिलकर उनके साथ मारपीट आरंभ कर दी और उसे इतनी बुरी तरह मारा कि उसकी हालत आप देख सकते हैं कि कैसी हो गई है। आखिर एक छोटी सी बात मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जब बात आती है संविधान की, यानी अपने नज़रिए से जब इनको संविधान का सहारा लेना होता है तब ये संविधान का नाम ले लेते हैं, अन्यथा अपनी सहूलियत के हिसाब से फिर इनके लिए शरीयत का कानून सबसे ऊपर माना जाता है। आप सफ़र करने के लिए ट्रेन बनी है, अगर आपको नमाज़ पढ़नी है तो जिस जगह पर आप बैठे हैं, यानी जो आपको जगह दी गई है, जो सीट आपकी रिजर्व है, आप उस पर बैठकर भी तो पढ़ सकते हैं। आपका रास्ता रोकने का कौन सा तरीका है? ये कैसे आप किसी का रास्ता रोक सकते हैं? क्या ये उचित है किसी भी तरीके से? क्या भगवान आपकी इस सेवा को लेगा जो दूसरे को परेशानी करके आप जो है पैदा करके जो है उनकी अर्चना कर रहे हैं? परमात्मा क्या ये कहता है कि किसी का रास्ता रोक करके तुम मेरी सेवा करो? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। अगर कहीं लिखा है तो बताइए। सेवा तो ईश्वर की वो होती है जिसमें किसी को समस्या ना हो, किसी को परेशानी ना हो और आप उनका जो है सेवा भी कर लें। जब आपको एक सीट अलॉट की गई जहां आप बैठे हुए हैं, वहीं पर बैठ करके आप नमाज अदा कर लेते, क्या दिक्कत थी उसमें? आप सारा रास्ता रोक करके सब मिलकर एक साथ, कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई बुजुर्ग महिला भी हो सकती है, कोई बीमार व्यक्ति भी हो सकता है, कोई गर्भी स्त्री भी हो सकती है, तो क्या आप उनको भी नहीं जाने देंगे? इस तरीके से रास्ता रोकेंगे? और कमाल की बात तो यहाँ देखने की सबसे बड़ी ये है कि पेंट्री कार के जो कर्मचारी थे और जहाँ मैनेजर पढ़ा लिखा तो होगा, इतनी तो उसमें भी समझ होगी क्या सही है क्या गलत है, वो भी अगर अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर फौजी पर हमला करता है और उसको मारता है तो क्या हालात हैं हमारे देश के, क्या सोच है लोगों की? इसी बात को लेते हुए एक और जो है फेसबुक पर डाली है, उन्होंने भी अपनी बात मन की, जिसमें उन्होंने लिखा है
कि क्यों ना ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि औरों के लिए भी नज़ीर बने। फेसबुक वाल पे लिखते हैं, यहाँ पर यह संदेश भारतीय सेना प्रमुख के लिए और भारतीय रेलवे मंत्री के लिए है। सेना के जवान से मारपीट करने वाले रेलवे कर्मचारियों को अभी और इसी वक्त पूर्ण और हमेशा के लिए रेलवे नौकरी से निलंबित किया जाए। बोगी में सवार सभी मुस्लिम लोगों का रेलवे टिकट के माध्यम से, उनके आधार कार्ड के माध्यम से उनका पता निकाला जाए, गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारे सेना के जवान के साथ बदसलूकी कि हरगिज़ सहा नहीं जाएगा। तो अगर इन्होंने ये बात बोली और मांग करी है तो इसमें गलत क्या है? क्या आपको इस मांग में कुछ गलत लगता है? यदि आपको गलत लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बतलाइए, और यदि आपको सही लगता है तो भी आप अपनी राय दे सकते हैं। सेना का जवान जो देश की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहता है, परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, माँ बाप, बूढ़े बुजुर्गों को छोड़कर बॉर्डर पर हमारी जान की रक्षा के लिए अपनी जान को दांव पर लगाता है, उसको अगर हम मान सम्मान नहीं दे सकते, कम से कम उसके साथ मारपीट तो ना करें। और बात क्या है? एक लघु शंका के लिए यदि उसने रास्ता मांगा, आप बीच रास्ते में नमाज पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, हैरानी तो उन कर्मचारियों पर आती है जो उल्टा उस फौजी को जिन्होंने मारा, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। रेलवे मंत्री को भी संज्ञान में लेना चाहिए और सेना प्रमुख को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए, और कार्रवाई उन लोगों पर भी होनी चाहिए जिन्होंने कानून को तोड़ते हुए इस बात की ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया। मेरा कहना तो सिर्फ इतना है, इस पे मैं क्या ज़्यादा बोलूं और क्या कहूं। पर इस बात से एक बात मुझे और ध्यान आती है, मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। पीछे अभी मैंने श्रद्धा मर्डर केस की आपको एक खबर बनाई थी और वो मैंने आपके साथ साझा करी, जो काफ़ी चली भी। लेकिन एक व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन आता है और उसने मेरे को कहा कि आप बीजेपी के एजेंट हो, बीजेपी का जो है IT सेल के आदमी हो आप। मेरा बीजेपी से कोई नाता नहीं, मैं बीजेपी का कोई मेंबर नहीं, मैं बीजेपी से कोई सदस्यता मैंने हासिल नहीं कर रखी। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, मैं जनता की आवाज़ को हम उठाने का हम काम करते हैं, और जो विषय हमें लगता है बात साझा करने का हम आपसे साझा करते हैं। यदि राजनेता भ्रष्ट हों और उनकी खबर हम चला दें तो इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी दल से जुड़े हुए हो गए। विचारधारा मेरी अपनी है और नैतिक जिम्मेदारी मेरी अपनी है, लेकिन मैं विचारधारा अपनी किसी पर थोप नहीं सकता। जो होती है खबर वो आईना दिखाया जाता है। यदि आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे, और कमाल की बात तो ये देखिए, उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप इस तरह की खबर मत डालें। सबसे बड़ी बात, मैंने उनको कभी जाना नहीं, देखा नहीं, और ना ही मेरे पास उनका नंबर था। उनके पास खबर पहुंची कैसे? जब मैंने बाद में जानकारी ली तो पता लगा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ऐड हूं जिसमें मैं खबरें डाल देता हूं अपनी। उस खबर में वो महाशय जो है शामिल हैं। तो उन्होंने मुझे धमकी इसलिए दी कि भाई मैं उस ग्रुप में भी खबर ना डालूं, उनको मेरी खबरें पसंद नहीं हैं। अगर मैं अपने देश में रहकर अपनी खबरें नहीं डाल सकता, मैं अपने देश में रहकर ओम का उच्चारण नहीं कर सकता, मैं अपने देश में रहकर अपने आप को अपने धर्म के प्रति आस्था व्यक्त नहीं कर सकता, तो फिर मैं किस बात का जो है आज़ादी है मेरे को? ये तो जब है जब हम बहुसंख्यक हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो हालत आज हुई पड़ी है ये क्यों हो रही है? क्यों इन लोगों को जो है इतनी दिक्कत आ रही है, दुविधा हो रही है? क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से सारी बातें निकलकर सब लोगों को पता लग जाती है, पहले पता नहीं चलता था। हम केवल उन घटनाओं की जानकारी करते हैं या केवल उन घटनाओं को आपसे साझा करने की कोशिश करता हूं जो घटती हैं हकीकत में। श्रद्धा मर्डर केस हुआ, सारे देश ने देखा, सारे देश में इसकी चर्चा चल रही है। क्या मैंने अगर उस पर कुछ कह दिया तो मैंने गलत कह दिया? आज जो ये हुआ है कांड, सैनिक के साथ जो ये घटना घटी है, क्या हम इस पर चर्चा भी ना करें? हम मुंह चुप करके बैठ जाएं? हम इतना भी नहीं कर सकते? हमने तो सिर्फ यही कहा है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए,
तो क्या ये न्याय संगत नहीं है? ये कानून संगत नहीं है? इसको लेकर भी अगर धमकी दी जाए तो आप सोचिए ये डरे हुए लोग कितने डरे हुए हैं। ये जो चाहे वो कर लें, इनको कोई रोक नहीं है। और इनके लिए कोई अगर कुछ बोल दे तो संविधान की जो है दुहाई देनी शुरू कर देते हैं। फिर इनको सेकुलर याद आने लगते हैं। फिर इनको लगता है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। फिर इनको लगता है मुसलमान डरे हुए हैं। अरे अगर डरे हुए आप इतने काम कर रहे हैं तो जिस दिन डर होंगे तब क्या करेंगे? बड़ी सोच का विषय है। और मेरा तो मानना सिर्फ इतना है, मैं इतना ही कहूँगा, बात को अपनी संक्षेप में करता हूँ, काफ़ी लंबी बात हो गई, कि इस मुद्दे पर अब चुप रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कहीं किसी के साथ भी इस तरह की घटना होती है तो उसको सबके साथ साझा करना जरूरी है, क्योंकि किस किस से लड़ेंगे आप? लव जिहाद, नमाज जिहाद, और इनको जहां ये बहुसंख्यक हो जाते हैं वहीं अल्पसंख्यक बना देते हैं दूसरे को। तो इन सब बातों को हमें समझना होगा। एक बार इन पे हमें अपना मंथन करना होगा, गहराई से विचार करना होगा और बुद्धिजीवी वर्ग को समझाना होगा। और हमें भी और आपको भी सबको समझना होगा कि अधिकारों की रक्षा करना या मांग करना गलत नहीं है, लेकिन कर्तव्यों का पालन करना भी आना चाहिए। और साथ ही साथ यदि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सब तरह की विभिन्न रंग, अलग अलग रंग हैं, तो सब मिलकर तभी रह सकते हैं जब एक दूसरे के प्रति सभी सम्मान का भाव रखें, ज़बरदस्ती किसी विचारधारा को थोपने की कोशिश ना करें। ऐसा अब नहीं होगा, चाहे जो कुछ हो जाए। इसी के साथ मैं भी अपनी इस बात की जो है बात को यहीं समापन करता हूँ। आपको मेरी ये बात कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। और यदि आपको मेरी ये खबर अच्छी लगती है और आपको मेरा ये जो आपके साथ विचारों का आदान प्रदान है अच्छा लगता है, तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली खबर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ फिर किसी मुद्दे पे फिर हम दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।